कि असल में ये सारा खेल विचारों और विचारों के बीच पैदा हुए टकराव का है। ये दो विचारधाराएं हैं और उनके टकराव का ये पूरा खेल है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि एक हिजाब है, उस हिजाब को एक जज एक तरीके से देख रहा है, दूसरा जज दूसरे तरीके से देख रहा है। और सोचिए, एक ही देश है, लोकतंत्र एक है, संविधान एक है, कानून एक है, घटनाक्रम भी एक है और एक ही अदालत के दो जज इस मुद्दे पर सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन उस विषय पर दोनों जजों की राय और नजरिया अलग अलग है। एक जज को लगता है मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने का अधिकार मिलना चाहिए, दूसरे को लगता है कि यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है और इसे रोका जाना चाहिए। यानी अल्टीमेट प्रूफ, यानी अंतिम प्रमाण या कह लीजिए अंतिम सत्य क्या है, उसे अदालत और जज भी समझ नहीं पा रहे हैं। और आज हर व्यक्ति अपने साथ अपना खुद का बनाया हुआ एक सत्य लेकर चल रहा है। आपका सच कुछ हो सकता है, मेरा सच कुछ हो सकता है। अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपने अपने सच को लेकर चल रहे हैं और हर व्यक्ति अपने सच को लेकर लड़ाई कर रहा है, लेकिन अंतिम सत्य क्या है यह कोई नहीं जानता। जो लोग हिजाब के विरोध में हैं उनकी अपनी दलीलें हैं और जो लोग हिजाब के समर्थन में हैं उनकी अपनी दलीलें हैं, उनका अपना सत्य है। लेकिन इस सब के बीच संपूर्ण सत्य को कोई खोज नहीं पा रहा और यही शायद विचारधारा का भी सवाल है और यही शायद नैरेटिव की लड़ाई है। नैरेटिव यानी लोगों की धारणा बनाने का युद्ध, वैचारिक युद्ध इसी को कहते हैं। और सोचिए, यह युद्ध आखिरकार जीतेगा कौन? यह युद्ध वही पक्ष जीतेगा जो लोगों के बीच अपना नैरेटिव, अपनी कहानी गढ़ने में कामयाब हो जाएगा, जिस पर लोग विश्वास करने लगेंगे। यानी सारी लड़ाई एक धारणा बनाने की है, एक छवि बनाने की है, एक विचार को स्थापित करने की है। लोगों के दिमाग में उस विचार को स्थापित करने की लड़ाई है। और अगर लोगों के मन में यह धारणा बन गई कि भारत में मुस्लिम छात्राएं अगर हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेजों में पढ़ना चाहती हैं तो इसमें कौन सा गुनाह कर रही हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो यह नैरेटिव जीत जाएगा और फिर भविष्य में हमारे देश में इस पर कभी कोई सवाल उठेगा ही नहीं। और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को यही लगेगा कि स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनना एक सामान्य सी बात है और इसमें इसके बाद किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। यह आज हमारी पीढ़ी को आपत्ति हो रही है, हो सकता है अगली जो आने वाली पीढ़ी होगी तब तक हमारे देश में ऐसी चीजें हो चुकी होंगी कि उन्हें स्कूल में हिजाब पहनने में कुछ ना तो नया दिखाई देगा, ना ही कुछ एबनॉर्मल दिखाई देगा। वो सोचेंगे यही सामान्य है, यही नॉर्मल है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं दिस इज द न्यू नॉर्मल। अभी हमारे देश के बहुत सारे लोग इस मामले की गंभीरता को समझ नहीं रहे हैं, लेकिन सच यह है कि हिजाब से जुड़ा यह पूरा मामला भारत के लिए, भारत के समाज के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा, जिसमें हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता भी दांव पर लगी हुई है। और कैसे, वो भी आज आप समझिए। हम आपको इस विवाद से जुड़ी आज 5 ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जिनका बहुत कम जिक्र होता है, लेकिन इन 5 घटनाओं को अगर आप याद रखेंगे तो आप इस घटना की विश्लेषण को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे, क्योंकि इनमें बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। इसलिए जो 5 पॉइंट हैं इन्हें आप ध्यान से सुनिएगा। पहला, हिजाब को लेकर खड़ा हुआ यह आंदोलन जमीन से निकला हुआ ऑर्गेनिक आंदोलन नहीं था। यह लोगों का आंदोलन नहीं है, यह बनाया हुआ आंदोलन है। खुद कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया था कि 2021 से पहले राज्य के स्कूल कॉलेजों में मुस्लिम छात्राएं कभी भी हिजाब पहनकर नहीं आती थी। तो फिर 2021 में ऐसा क्या हुआ कि अचानक जो छात्राएं कभी भी हिजाब पहनकर नहीं आ रही थीं, उन्हें अचानक यह बात समझ में आई कि अब से हम हिजाब पहनकर ही जाएंगी। इसके बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई ने कुछ मुस्लिम छात्राओं के दिमाग में जहर भरना शुरू किया और एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया गया जिससे पूरी दुनिया में यह संदेश गया कि भारत में मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। जबकि सच ये था कि भारत के एक राज्य के एक छोटे से जिले के एक छोटे से कॉलेज में सिर्फ 9 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास में आने की इजाजत नहीं दी गई थी। यह शुरुआत हुई थी 9 छात्राओं से, लेकिन पूरी कहानी ऐसे बनाई गई कि इस पर 57 दुनिया के 57 मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज अगर अदालत ने और सरकार ने इन मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की इजाजत दे भी दी तो आप यकीन मानिए इनमें से बहुत सारी छात्राएं इसके बाद हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज जाएंगी ही नहीं।
वो वैसे ही जाएंगी जैसा 2 साल पहले जाया करती थी। ये एक नकली लड़ाई तैयार की गई है, क्योंकि ये लड़ाई असल में हिजाब के लिए नहीं बल्कि नैरेटिव के लिए लड़ी जा रही है, ये छवि के लिए लड़ी जा रही है, ये वैचारिक युद्ध है। दूसरी बात, हिजाब को लेकर जो आंदोलन पीएफआई ने खड़ा किया उसे आईएसआईएस और अल कायदा जैसे आतंकवादी संगठनों का समर्थन मिला। अल कायदा के प्रमुख अयमान अल जवाहिरी ने अपनी मौत से पहले जो आखिरी वीडियो सार्वजनिक किया था उसमें उसने भारत की उन मुस्लिम छात्राओं की खुलकर तारीफ की थी जो अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर हिजाब पहनने की जिद पर अड़ी हुई थी। इस आतंकवादी ने इन महिलाओं का पूरा समर्थन किया था। तो देखिए, आंदोलन खड़ा किया किसने? पीएफआई ने। आंदोलन को समर्थन कौन कर रहा है? अल कायदा जैसे, आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठन। तीसरी बात, इसी साल मार्च के महीने में जब कर्नाटक हाई कोर्ट के 3 जजों ने यह फैसला सुनाया कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में अनिवार्य नहीं है और इन मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की इजाजत नहीं मिल सकती, तो इन तीनों जजों को मुस्लिम कट्टरपंथियों की तरफ से जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। इन जजों को ऐसे ऐसे वीडियोस भेजे गए जिनमें कहा गया कि वो भले ही जज होंगे अपने घर में या अपनी अदालत में, लेकिन गैर मुस्लिम होकर उन्हें इस्लाम पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, और अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और हैरानी की बात यह है कि तब इन मुस्लिम कट्टरपंथियों के डर से इन तीनों जजों को वाय श्रेणी की सुरक्षा लेनी पड़ी। सोचिए कैसा जमाना है हमारे देश में, समय आया है जब हिजाब के मामले पर फैसला सुनाने वाले हाई कोर्ट के जजों को सुरक्षा लेनी पड़ रही है, क्योंकि उन्हें यह डर है कि कट्टरपंथी उनकी हत्या कर सकते हैं, उनकी जान ले सकते हैं। अब हमारे देश में कितने ऐसे जज होंगे जो इस तरह की संवेदनशील मामलों पर खुलकर अपना फैसला सुना पाएंगे? हकीकत यह है कि आज हमारे देश का जो खास वर्ग हिजाब की मांग कर रहा है, वही वर्ग आने वाले दिनों में शायद यह भी कहेगा, यह मांग करेगा कि हिजाब के मामले की सुनवाई किसी दूसरे धर्म के जज को नहीं बल्कि किसी मुस्लिम धर्म के जज को ही करनी चाहिए। आप हमारी बात याद रखिएगा, थोड़े दिन में यह मांग आने वाली है। यह मांग भविष्य में आपको सुनने को जरूर मिलेगी और देश की न्यायपालिका जो है उस पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। देश की न्यायपालिका की अपनी धर्मनिरपेक्षता पर भी सवाल उठ सकते हैं। सोचकर देखिए, अगर हिजाब की जिद को आज मान लिया जाए तो हमारे देश के स्कूल कैसे दिखाई देंगे? ऐसे दिखाई देंगे। फिर हमारे देश के स्कूल ऐसे दिखेंगे जैसे आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, जिसमें मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर आएंगी और इसके जवाब में हिंदू समुदाय के छात्र भी भगवा गमछा पहनकर स्कूल आने की मांग करेंगे और ईसाई और दूसरे धर्म के छात्र अपनी अपनी धार्मिक पोशाकों में स्कूल की क्लासेस अटेंड करेंगे। और क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? आज जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो वही तस्वीर है। अगर हिजाब की मांग की गई और हिजाब की मांग मान ली गई तो फिर हिंदू धर्म के जो छात्र हैं वो भी इस तरह से स्कूल आने की मांग करने लगेंगे। और ये जो 2 तस्वीरें आपको आज दिख रही हैं, हो सकता है भविष्य के स्कूल आपको ऐसे नजर आएं। आज जब भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होते हुए भी यह तय नहीं कर पा रहा कि मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की इजाजत मिलनी चाहिए या नहीं, तब ऐसे में एक कट्टर इस्लामिक देश ईरान में क्या हो रहा है आप सबको देखना चाहिए। ये 2 तस्वीरें देख लीजिए। ईरान के स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्राएं इस समय अपना हिजाब उतारकर सड़कों पर इसके खिलाफ जबरदस्त विरोध